हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज से करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस सेट। तो आज के इस लेक्चर में अराउंड 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो इसमें जो है सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, वो बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस के साथ और क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दे रहूँगा। तो आज के लेक्चर में जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके PYQ है और उसी के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं यहीं पे मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ा दिए हैं तो हम सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर। और हाँ, इसकी PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये तो काफी दूर है और ये भी काफी दूर है, इसमें होती है इंटरमोलिकुलर। इसी का जैसा एक एग्जाम्पल होता है जो इंपॉर्टेंट भी होता है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में ऐसे। तो इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, पैरा पे लगा है तो ये इंटरमोलिकुलर दिखाता है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, द ऑर्बिटल विथ 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड। तो देखिए, रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था वो देख लेते हैं। तो जो हमारे पास रेडियल नोड होता है, रेडियल नोड, खाली इससे भी सवाल आ जाते हैं पेपर में, फॉर्मूला आ जाता है इनका। एंगुलर नोड तो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे यहाँ पर, काफी सारी चीजें उसके आसपास की तुम्हें आ जाएंगी। तो एंगुलर नोड होता है सिर्फ एल की वैल्यू से बताते हैं, जो क्वांटम नंबर एल होता है। और रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1। टोटल नोड पूछेगा तो दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पे चेक करना है हमें, एंगुलर नोड कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए 2। अब वैल्यू होती कहाँ से स्टार्ट है? 0 1 2। तो ये S P और ये D, तो डेफिनेटली D तो होने वाला है। अब आगे के नंबर्स की बात करते हैं। तो n माइनस एल माइनस 1, तो n कितना रखें? 5D रखें या 4D रखें? अगर देखो n आप 5 रखते हो और l की वैल्यू 2 रखते हो और ये -1, तो 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2। तो ये वाला सही है, तो 5D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म। तो होता क्या है ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर उसे गलती से भी ऐसा कोई मिल गया जो H दे सकता है तो ये उससे H ले लेता है। तो जैसे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ पर C2H5 MgBr, और एसिडिक एसिड तो अपना H दे सकता है, तो ये इसका H ले लेता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम हमेशा कैसे ब्रेक करते हैं? C2H5 नेगेटिव और Mg पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव जो है इसका H ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H6, तो एल्केन बन जाता है। इसीलिए मॉइस्चर से और एसिड वाले कंपाउंड से दूर रखा जाता है। तो एल्केन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनाने और कोई नहीं। तो प्राइमरी अल्कोहल में 5 कार्बन तो पहले एक लाइन में लगा देते हैं, पेंटेनॉल बना देते हैं। तो CH3 CH2 CH2, ये 4 और ये 5, एक तो ये बन गया। अब ब्रांचिंग शुरू कर देते हैं, CH3 यहाँ लगा देते हैं और ये CH2 रखना प्राइमरी है, ठीक है। इस कार्बन को देखो, ये 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा है, और ये CH2OH, ये भी कैसा है आपका? 1 डिग्री है। और क्या हो सकता है 1 डिग्री में? 1 डिग्री में और हो सकता है, ये हो सकता है 1 डिग्री। देखो अभी भी CH2OH है। एक और हो सकता है, जब एक कार्बन के साथ तीनों CH3 लगाओ आप और उसके बाद CH2OH, तो हमेशा CH2OH ही आना चाहिए, प्राइमरी है, ठीक है। तो ये सारे अल्कोहल कैसे हैं? प्राइमरी। तो 4 बनाए जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है K4FeCN का होल 6 द IUPAC नेम ऑफ। तो K के लिए क्या लिखा जाता है, देखो जब भी नेमिंग की जाती है तो नेमिंग में क्या होता है, नेमिंग भी मैंने सिखाई है आप लोगों को, लेकिन अब तो सीखने का टाइम है नहीं कुछ, आप लोगों ने क्वेश्चंस ही करने हैं। तो पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आता है तो मेटल का नेम नॉर्मल नहीं लिखा जाता है, आयरन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा। तो पहले जो बाहर है उसका नाम लिखो, के का नाम हो जाएगा पोटेशियम, 6 साइनो है, स्पेस दिया जाएगा थोड़ा, तो हेक्सा, सीएन को लिखते हैं साइनो, और आयरन को लिखा आपने फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, के पे चार्ज होता है 1, तो 4 के आ गए, एफ का निकालना है, सीएन पे -1 होता है, -6 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, 4 2। अच्छा ऑप्शंस में है नहीं है, ठीक है, तो 2 ऑप्शंस और थे तो उसमें ही मिल जाएगा आपको क्या, तो आपको मिलेगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर सेकंड में मिलेगा इसमें, ठीक है, तो इसमें कोई आंसर नहीं है उसका। फिर यहाँ पे आपने बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बताना है आपको इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सब लोग जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3rd डिग्री। ओके, फॉरबिडन ट्रांजिशन, देखो एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, फॉरबिडन यानी कि मना किया जा रहा है, ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपोर्टी सिलेक्शन रूल। तो लैपोर्टी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डेल्टा एल होता है वो +-1 होना चाहिए, तो इस ट्रांजिशन को कहा जाता है अलाउड। और अगर डेल्टा एल जो है वो +-1 नहीं आता है तो उसे कहा जाता है फॉरबिडन। अब +-L तो तब आएगा ना जब क्वांटम नंबर चेंज हो रहा होगा, यानी कि जब S से P में जाओगे, या P से किस में जाओगे, D में, या फिर D से किस में जाओगे, F में, क्योंकि S के लिए वैल्यू कितनी होती है 0, P के लिए कितनी होती है 1, तो डिफरेंस निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो डिफरेंस +1 आ जाएगा। P के लिए वैल्यू होती है 1, D के लिए होती है 2, ठीक है, डिफरेंस निकालोगे फिर 1 आ जाएगा। लेकिन हाँ मैं कहूँ कि S से D में जाना है तो S के लिए 0 है, इसके लिए कितना है 2, तो डिफरेंस तो इस बार कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 अलाउ नहीं हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ये वाला आंसर है, D से D में ट्रांजिशन, तो 0 0 आ जाएगा ना, डेल्टा एल तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये आंसर है। नेक्स्ट, आइसो न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करो, तो कितना आएगा 8, इन दोनों को माइनस करो 8, इन दोनों को माइनस करो 8, तो इसे कहा जाता है आइसो न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट, 4 क्लोरो 3,5 डाइमिथाइल, 4 क्लोरो फिनॉल है, 3 और 5 पे क्या लगे, मिथाइल, तो इसे क्या कहा जाता है, तो डिटॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो डिटॉल कहते हैं इसे। फिर क्या है, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ लिक्विड द विस्कोसिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे मास बढ़ता है तो बहने का गुण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, थोड़ा विस्कस हो जाता है, वो इजीली फ्लो नहीं होता। अब यहाँ पे देखो सभी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बेंजीन के नेक्स्ट पे तो सब है, अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, तो ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा क्लोज कौन है इसमें, वो हम देखेंगे, तो ज्यादा क्लोज नजर आता है हमें इसमें 4, तो सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा आपका, नहीं क्या है सबसे पहले, एक सेकेंड, ठीक है, ये है ना, ये थर्ड हुआ ना ये, तो हाँ, तो सबसे ज्यादा है थर्ड के बाद है 4 के बाद इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखें अगर, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा पे तो नहीं है, लेकिन मेटा पे है, डोनेटिंग ग्रुप तो लगा ही है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या राइट आंसर होगा आपका, 3rd 4th 2nd 1st, तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, when 0.5 Faraday of electricity is passed through NaCl solution, the amount of chlorine liberated will be। तो एक NaCl से मुझे बताओ तुम्हें कितने Cl मिलते हैं, एक ही Cl मिलता है, तो तुम्हें क्लोरीन गैस बनानी है, तो इसका मतलब ये है कि NaCl से तुम्हें मिला Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव से कितने Cl2 बनेंगे, हाफ Cl2 बनेंगे, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यूज होने का मतलब होता है 1 फैराडे, तो 1 फैराडे से हाफ मोल बनते हैं Cl2 के, ठीक है, हाफ मोल Cl2, आपके पास 1 फैराडे नहीं है, आपके पास कितने फैराडे हैं, 0.5 फैराडे है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो 0.5 इंटू 2
मोल ऑफ Cl2। ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, तो मोल में आंसर करेगा तो 2 से डिवाइड कर देना, तो आंसर हो जाएगा 0.25। अब मास में डिवाइड करना होगा तो मास में चेंज कर लेना, ठीक है। Cl का कितना मास होता है, 35.5 होता है, तो हाफ मोल का मतलब यही हुआ कि इसके कितने ग्राम बन रहे हैं, 35.5 ग्राम। तो 0.5 फैराडे से कितने बनेंगे, 0.5 इंटू 35.5, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व इन मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन यानी कि CH3NH2, इसकी रिएक्शन करानी नाइट्रस एसिड से HNO2, तो होता क्या है इसमें, इथेनॉल मिथेनॉल बन जाता है। कौन सी गैस बाहर होती है, N2। फिर ये थोड़ा सा बड़ा है, क्या करते हैं इसमें, देखो कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ये तो हो गए एलिमेंट। परसेंटेज कितनी दी है, कार्बन दिया है 40%, ऑक्सीजन दिया है 54 ले लेते हैं अप्रोक्स, यहाँ 6%। फिर आता है इनका एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का तो तुम जानते हो कितना होता है 1। अब इनको डिवाइड करो, तो 12 3 36, और ये 4 बचेगा, फिर 36, तो 3.3, तो ये भी अप्रोक्स 3.3, और ये 6/1 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद सिंपल रेशियो लिखते हैं। सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, इन तीनों में जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करते हैं, तो 3.3 है यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा। दूसरे वाले में भी 3.3/3 होगा, तो 1 आ जाएगा। तीसरे में क्या है, 6/3.3, 3 मान लो नीचे वाले को, तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 2 आ जाएगा। तो कार्बन के लिए 1 आया, ऑक्सीजन के लिए 1 आया, और H के लिए कितना आया, 2। तो फॉर्मूला बन गया CH2O। है ऑप्शन, ये है। क्या किया, पहले एलिमेंट लिखो, फिर उसका मास लिखो जो गिवन है, फिर एटॉमिक मास, दोनों को डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे, फिर सिंपल मोल नंबर रेशियो निकालना है, ठीक है, जो सबसे स्मॉल वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं, इसे इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो जो बैटरीज वगैरह यूज होती है उनमें लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इसलिए लेड निकलता है। मरकरी जो है वो बटन सेल से निकलता है, जो रिस्ट वॉच में यूज होता है। उसके बाद बैटरी से एक और सवाल है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया जाने वाला जो सेल था वो कौन सा था, वो था आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। किस नाम से जानते थे उसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्या क्या खास बात होती है, देखो मैं याद कराता हूँ। लेड स्टोरेज जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। निकल कैडमियम आपका नॉर्मली, ठीक है, जो बैटरीज होती हैं, रिमोट वगैरह होते हैं उसमें यूज हो जाता है। मरकरी सेल आपका बटन सेल है जो रिस्ट वॉच में यूज होता है। ये आपका फ्यूल सेल जो है रॉकेट फ्यूल वगैरह की तरह उसमें यूज किए जाते हैं। फिर क्या है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म में। फिर ये एक रिलेशन है, इसको रट सकते हो, ठीक है, अगर आ गया तो। एडियाबैटिक कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है T1V1 गामा की पावर -1 और T2V2 गामा की पावर V2 गामा की पावर -1। फिर है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो होता है वो होता है नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम का रिपीटेशन करके नायलॉन 6 बनता है, ऐसे ही होता है नायलॉन 6,6, उसके भी याद रख लो। उसके 2 मोनोमर होते हैं, एक होता है एडिपिक एसिड और दूसरा होता है टेराथैलिक एसिड। टेरा हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट है, टेराथैलिक एसिड, ठीक है। बस बात ये होती है कि 6 क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि कैप्रोलैक्टम में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6। फिर नायलॉन 6,6 क्या होता है, उसमें इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। अच्छा, ये जो बुक्स हैं, जैसे कई बच्चों को आइडिया आ गया होगा कि इन प्रैक्टिस सेट से, किन बुक्स से क्वेश्चन है, तो कई आंसर्स में गलत भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप वहां के आंसर देख के ऐसे में सोचे कि सर ने गलत करा दिया आंसर। तो R पॉजिटिव अपॉन ये, तो मैंने रेडियस रेशियो रूल आपको बताया था। अगर जो वैल्यू आपकी 0.225 से लेकर 0.414 तक होती है, इसके बराबर हो या इससे कम, तब हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो वहां पे टेट्राहेड्रल दिया हुआ आंसर, लेकिन वो सही नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 0.414 से लेकर R पॉजिटिव और R नेगेटिव की वैल्यू जो है 0.225 के इक्वल तक होती है, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर वॉइड। तो ट्राइंगुलर वॉइड का मतलब क्या होता है, ऐसी वॉइड जो 3 एटम के मिलने से बनी है।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा फिर 3 होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए। फिर है C6H6, C6H6 यानी कि बेंजीन, उसकी रिएक्शन किससे कराएं कि CONH2 आ जाए? तो क्या लगता है, यही लगता है, कोई भी ढालेगा इसे। ठीक है, कि Cl होगा, CO होगा, NH2 होगा, तो H और Cl बाहर हो गया होगा। नेक्स्ट, अराउंड 40 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, फिर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, व्हेन ग्लाइकॉल इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है मतलब तुम्हारा। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH, CHOH और उसके बाद CH2OH। अब KHSO4 से हम एक बेस यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या होगा, ये OH और यहाँ से एक H, फिर ये OH और यहाँ से एक H, तो दो दो डबल बॉन्ड बन जाएंगे। पहला CH2 डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C और लास्ट वाले के पास एक H बचेगा और ये OH। तो होता है क्या, इसमें अरेंजमेंट होता है ये इस तरीके से, तो ये H यहाँ चले जाता है। अब इतना कहाँ सोचोगे ना पेपर में, तो ये CH बन गया और ये बचा तुम्हारा CHO, तो इसको बोलते हैं एक्रोलीन। ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर है इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द प्रिज्म यूजुअली यूज्ड, तो KBR या NaCl का बना होता है, क्योंकि ये IR रीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आंसर्स में। फिर है द सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मैंने निकालना बताया था, तो कैसे निकालते हैं? जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, AgCl, AgCl को आयनाइज करो तो आप लिखोगे Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी सॉलिबिलिटी S ले लो, इसकी सॉलिबिलिटी S ले लो, तो KSP कैसे निकलता है? इन दोनों का मल्टीपल, तो S इंटू S, तो क्या आ गया, S स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर्स थोड़े बड़े हैं, A2X3 कराया मैंने एग्जाम्पल भी, तो A2X3 में क्या होगा, ये 3 कहाँ से आया होगा, A से, तो A पे कितना चार्ज होगा, 3 प्लस, X के बाद 2, X के बाद 3 कहाँ से आया है, X के बाद 3 A से आ गया। ठीक है, A के पास 2 कहाँ से आया होगा, X से, तो ये 2 नेगेटिव। कितने A हैं, 2 A हैं, कितने X हैं, 3 X हैं। इसने कहा है सॉलिबिलिटी क्या मानो Y, तो इसकी हो जाएगी 2Y, इसकी हो जाएगी 3Y। बस अब क्या करना है, KSP लिखो। KSP में क्या करते हैं, जो ये कोफिशिएंट होता है ये पावर में चले जाता है, मतलब A3 पॉजिटिव की पावर 2 प्लस X2 नेगेटिव की पावर 3, तो इसका वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 2Y की पावर 3 और दूसरा है 3Y की पावर 3, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 108Y की पावर 5। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इट शुड बी 25। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट में आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं, इवन यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने के लिए आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं H3PO3, इसे फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है, नाम पे भी ध्यान देंगे। तो होता क्या है, इन सारे ऑक्सो एसिड्स में क्या बोलते हैं इन्हें, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स का क्या मतलब है, ऐसे एसिड जिसमें से जो H जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, वो किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, तो उनको कहा जाता है ऑक्सो एसिड। ऐसे H2SO4 भी होते हैं। क्या HCl ऑक्सो एसिड होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां से जो H जो जाता है वो किससे जुड़ा हुआ है, Cl से जुड़ा है। ऐसे ही H3, इट शुड बी PO4, H3PO3, P डबल बॉन्ड O जो है इसमें कंपलसरी होता है, उसके बाद ये 3 बॉन्ड और बनाने, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बननी है। अब 3 ऑक्सीजन लगा दिया आपने, तो कितने H जा सकते हैं इसमें, 2 ही जा सकते हैं, क्योंकि 2 OH के साथ जुड़े हैं, एक H यहाँ पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन लिंकेज है। फिर आता है आपका H3PO2, H3PO2 में P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही OH है, बाकी ये 2 आपके H आ जाएंगे। एक चीज और सिखा देते हैं, चलो पहले आंसर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर जो है थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है H3PO4 इज अ ट्राई बेसिक। तो ट्राई बेसिक का मतलब ये है कि कितने H बाहर होंगे इससे, 3,
तो तीनों एच जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राई बेसिक कहा जाएगा। यहाँ से 2 एच बाहर हो सकते हैं, इसको डाई बेसिक कहा जाएगा। यहाँ से 1 एच बाहर हो सकता है, इसको मोनो बेसिक कहा जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, इन H3PO3 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 PH बॉन्ड। इन H3PO3, अच्छा एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने, सेकंड वाला, इन H3PO2 ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स आर आयनाइजेबल। तो H3PO2 कौन सा है, देखिए कितने हाइड्रोजन आयनाइजेबल है यहाँ पर, 1, जबकि इसने कितने कहा है, इसने कहा है 2, इसका मतलब ये भी गलत है, पहला वाला सही है अभी तक। फिर थर्ड है, इन H3PO3 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 PH बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन H3PO3 ये है 1 PH बॉन्ड एंड 1 P डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट, तो ये बात भी सही है। तो क्या क्या सही है यहाँ पर, फर्स्ट और थर्ड, तो ये आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी विल बी योर राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रेयॉन 12 इज यूज्ड एज। तो फ्रेयॉन 12 जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होते हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते थे पहले, जैसे आपने उन्हें सुना हो शायद, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक गैस यूज हुआ करती थी, अब तो ये नहीं होते, सारे बैन हो चुके हैं कंपाउंड, तो इसे रेफ्रिजरेंट में यूज करते थे। नेक्स्ट है कॉपर मेट, ठीक है, इसको याद करना है आपने, तो ये होता है Cu2S प्लस FeS। फिर नेक्स्ट है आपके पास, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज्यादा ही आयन स्टेबल होता है। ClO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, देखो Cl को X मान लो, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2, ऊपर से चार्ज लगाए तो इक्वल टू क्या होगा, -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आएगा +7। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो पहले +7 आएगा, फिर +5 आएगा, फिर +3 आएगा, फिर +1 आएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी कभी कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं इसके, ठीक है, तो शायद इस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी रहेगी कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बहुत कम आता है आपको केमिस्ट्री में, तो आप सोच रहे हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन सीरीज देखकर जो है एग्जाम में सवाल हो जाएं, तो ऐसा करना उतना सही नहीं है। इसके कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट क्वेश्चन सीरीज की डायरेक्ट कर लो। क्वेश्चन सीरीज करोगे डायरेक्ट तो उसकी, जैसे आपने मान लो केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के जाने वाला चैप्टर है ही नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, तो सीधे सीधे उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसकी क्वेश्चन सीरीज बनाओ सीधे सीधे, वहीं हाथों हाथ मैंने चीजें सिखाई हैं, तो कोई फायदा है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनकी सीरीज लगा लो सीधे सीधे, तो वहीं पे टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी कर लिए हैं एक बार, तो फिर प्रैक्टिस के लिए, इस प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, ठीक है, जब आपने कर लिया हो। चलिए अब बात करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो मेटल मेटल बॉन्ड्स के लिए फॉर्मूला होता है 18 इंटू n, n मतलब नंबर ऑफ मेटल्स, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए चेक करते हैं पहले वाले एग्जांपल में। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास Fe2CO का होल 9। तो कितने मेटल्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 मेटल हैं, तो 18 इंटू 2, फिर माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 6 और ये 2 ऐड कर दोगे तो 8 मिल जाएगा। 2 आयरन है इंटू 2, CO की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं काउंट में वो होते हैं 2, 9 CO है आपके पास, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 1। तो 1 तो सारे ऑप्शंस में है, ठीक है, तो पहले वाले को नहीं भी चेक करेंगे हम तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, हमें चेक करना है सेकंड वाले को, सेकंड सब में डिफरेंट है। तो ये N नहीं है, ये ईटा 5 है, ईटा 5 को बोलते हैं हैप्टिसिटी। CP का मतलब होता है साइक्लोपेंटाडाइन। अच्छा मैंने 5th वाला लिख दिया, 3rd वाला लिख दिया, इरेज कर लेते हैं, पहले वाला करते हैं, ठीक है।
सेकंड वाले से आंसर आ जाएगा ना, ईटा 4, फिर ये है C4H4 का होल ट्वाइस। तो ईटा 4 दिया है तो 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यूज करोगे, ठीक है। और Fe2 और CO का होल थ्राइस, तो ये आपके पास नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 इंटू 2 माइनस ये ईटा 4 है, कितने हैं ईटा 4 वाले, 2, प्लस आयरन का भी आपने बताया था 26 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 8 इंटू 2, CO का होता है 2 तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 36 माइनस 8 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 36 माइनस, तो क्या होगा 8 और 6 14 और ये 34, ये आ रहा है देख लो, 8 6 14 हो गया, 14 हो गया और ये 16 6 4, अभी गलत कर देता मैं इसको ऐड, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, कौन सा ऑप्शन है 1 के बाद 3, तो 1 के बाद 3, ओहो 1 के बाद 3 के बाद एक और 3 आया है, 1 के बाद 3, अच्छा किसी में नहीं है ना 1 के बाद 3, ठीक है, तो ए हो जाएगा, फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ आपको लास्ट वाला, ठीक है। स्किप करना चाहो तो स्किप कर लेना, आंसर तो आ चुका है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा और क्या है, क्या पता इस बार दूसरा वाला एग्जाम्पल में हो, ठीक है। CP क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइन, M होता है मोलिब्डेनम, फिर CO का होल ट्वाइस है और बाहर से भी क्या लगा है, 2 लगा है। एक तरीका तो ये है कि आप बाहर वाले 2 को सबके पास लगा दो अंदर, और आप लिख दो कि ईटा 5 CP का होल ट्वाइस, आप कहो MO भी हमें 2 दे दिए हैं और CO कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो इससे सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। तो 18 इंटू n करोगे यानी कि 2, फिर माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, CP जो है ईटा 5 है, 5 बॉन्ड बनाएगा तो 5 दूनी 10। MO क्या होता है, MO होता है क्रोमियम वाली फैमिली में, Cr MO और W। Cr का एटॉमिक नंबर 24, तो 4 प्लस 2 6, तो 6 2 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 36 और 12 8 20 और ये 10 30 बट्टे 2, कितना आ गया 6 यानी कि 3, तो 133, तो फर्स्ट ए यानी कि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, कोई एरर नहीं करना है। लास्ट ईयर सवाल आ चुका है, ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन से बेसिकली स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो हैं, और बाद में फिर मिक्स भी हैं कुछ। तो हमारे पास है एक इक्वेशन जिसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF निकालना है। तो EMF के लिए फॉर्मूला होता है, नस्ट इक्वेशन हमारे पास, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 या 59 लिख लो बस, टू लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्या क्या कॉन्सेप्ट देखो मैं यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ तुम्हारे। ये जो लिखा है ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, इसमें मैंने बताया था जो पहला वाला पोर्शन होता है आपको जो फर्स्ट में लिखा होता है उसको बोलते हैं एनोड, जो लेफ्ट साइड होता है, और जो राइट साइड लिखा होता है उसको बोलते हैं कैथोड। एनोड पे होता है आप लोग जानते होंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो रहा है Cu से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, तो पहली इक्वेशन क्या हो रही है, Cu से बन रहा है Cu2 पॉजिटिव, जहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.01 है। दूसरे में क्या हो रहा है, ये +2 है, ठीक है, Cu +2 से Cu बन रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, Cu बना रहे हैं, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0 कितनी है 1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर इस रिएक्शन में हम देखें कि प्रोडक्ट साइड ये आएगा और ये कहाँ आएगा आपका रिएक्टेंट साइड, तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट सेल होगा 0 क्योंकि दोनों कॉपर ही है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, फिर लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में आ रहे हैं 0.01,
और रिएक्टेंट में आ रहा है आपका 0.1। अब इसको सॉल्व करना है बस हमें। 2 से डिवाइड कर लो, 0.0295 आ जाएगा। फिर लॉग, एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, या आप ऐसा कर लो कि ऊपर है 10 की पावर -2, नीचे था 10 की पावर -1, तो -1 ऊपर चला गया तो कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो -0.0295, फिर लॉग क्या बचेगा अंदर, अब 10 की पावर -1, तो जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.0295 लॉग 10 कितना हो गया, 1। तो दिस विल बी योर राइट आंसर। बट यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा एरर है, ये होना चाहिए इसका लास्ट वाला, ठीक है, बट एक पॉइंट और होना चाहिए, 0.0295। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि हमारे पास कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं, देखो, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन ईस्टरिफिकेशन। तो ईस्टरिफिकेशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ईस्टरिफिकेशन में पहली बात क्या याद रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कभी भी H बाहर नहीं होता है, क्या बाहर होता है, पूरा OH बाहर होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हिंड्रेंस पे, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी रिएक्शन ज्यादातर जो है डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितनी भीड़ कम होगी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। सो सबसे फास्ट फॉर्मिक एसिड, फिर यहाँ पे CH3 बढ़ गया है, थोड़ी सी क्राउडिंग बढ़ गई है, भीड़ हो गई है, थोड़ा और बढ़ जाएगा लास्ट में, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, और कम। तो देखो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट नेम ऑफ HAuCl4। तो मैंने इनमें जब नेमिंग आपको सिखाई थी तो मैंने कहा था हमेशा जो पहला पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव, दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो वहां पे मेटल के नाम पे आपको ATE सुनाई देगा, जैसे कोबाल्टेट, ठीक है। AU आपका क्या होता है, गोल्ड होता है, तो उसे गोल्ड नहीं लिखा जाएगा, उसका लैटिन वर्ड लिखा जाएगा ऑरेट। जैसे आयरन होता, अगर वो कॉम्प्लेक्स में होता और नेगेटिव होता तो आयरन नहीं लिखते, क्या लिखते, फेरेट। तो अगर आप चारों ऑप्शंस में देखें तो ऑरेट तो सभी में लिखा है। तो ये कंपटीशन तो खत्म हो गया, किसी को आ भी नहीं रहा हो उसे ही पता है कि अब ऑरेट तो लिखा ही है सब में, है ना। डिफरेंस किन में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ 1 दी है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0। इसका मतलब नेमिंग का क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो हाइड्रोजन सब लोग जानते हैं +1 होता है, AU को X मान लो, Cl -1 होता है तो -4 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। अब जिन्होंने इसमें अप्रोच गलत की होगी, ठीक है, तो उनका क्वेश्चन फिर ये वैसे ही छोड़ देंगे कि यार कि तो दिक्कत लग रही है, इसमें टाइम लगा देंगे। तो ऑप्शन देखना जरूरी है। चलो, ये कौन सी नेम रिएक्शन है, जहाँ पे फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बन जाए, इसे बोलते हैं रिमेट-इमेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, रिमेट-इमेन रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट होता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट होता है अगर पूछेंगे पेपर में, तो कार्बीन होता है, ठीक है, CCl2। चलो नेक्स्ट, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इनके बीच में। ये क्वेश्चन है, जो ये वाला जो क्वेश्चन है, काफी जगह देख रहा हूँ मैं, काफी प्रैक्टिस सेट में देख रहा हूँ, लास्ट ईयर आ चुका है ऐसा, ठीक है, 2 साल देखा है मैंने क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछते हैं, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बस पूछते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है किसके लिए, जो ये क्वेश्चन दिया है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यानी कि अगर आपने ऐसा कंपाउंड लिया है जो पानी में जाके आयंस में नहीं बदलता है और ना ही कंबाइंड होता है, जैसे ग्लूकोज डिसॉल्व तो होता है लेकिन आयंस नहीं बनते, जबकि NaCl डिसॉल्व होता है और आयंस बनाता है Na पॉजिटिव। तो जो डिसॉल्व नहीं होते, ना ही जुड़ेंगे, ना ही टूटेंगे, ना ही आयंस बनाएंगे, ना ही कंबाइंड होंगे, एसोसिएट होंगे, उनके लिए I कितना होता है, 1। नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। अगर टूट जाते हैं तो I क्या होता है, 1 से ज्यादा हो जाता है, डिसोसिएशन लाइक NaCl। अगर I आपका <1 है तो क्या होता है, एसोसिएशन लाइक CH3COOH। तो यहाँ पे फिलहाल कहा गया है कि एक बीकर में हमारे पास 0.1 मोलार आइडियल सॉल्यूशन है, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो डेफिनेटली कितना होगा, 1। अगर यही बात NaCl की होती तो कितना हो जाता है, 2। तो नेक्स्ट पे आते हैं, आगे भी कराएंगे इसके जैसे क्वेश्चन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आप ये करके नहीं जा रहे हैं तो पता नहीं आप क्यों जा रहे हैं।
तो फिनॉल की रिएक्शन जब किससे कराई जाती है, ब्रोमीन वाटर से। और ऑर्गेनिक सही करनी है तो ऑर्गेनिक की सीरीज ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, उसको बनाओ, क्वेश्चन मिक्स हैं उसमें ऑर्गेनिक के। तो फिनॉल आपके पास है और ये ब्रोमीन है, और आज वैसे भी हॉलीडे है तो आज आप लोगों को और वीडियोस मिल जाएंगे इसके क्वेश्चंस के, ठीक है, बस टाइम नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो फिनॉल है और ये पिक्रिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर से कराते हो तो 2,4,6 पिक्रिक एसिड, नहीं क्या लिखवा रहे हो तुम ये, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइट पीपीटी बनता है, राइट, व्हाइट पीपीटी। और ब्रोमीन सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है, ब्राउन। अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कराई तो फिर ये क्या बना देता है, पिक्रिक एसिड बना देता है। OH यहीं लगा रहेगा, नाइट्रेशन से यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2, और ऐसे ही एक यहाँ NO2, तो पिक्रिक एसिड। एक रिएक्शन और याद कर लो इसकी, चलो, अगर इसमें तुमने जिंक पाउडर डाल दिया, जिंक डस्ट, तो क्या होगा, Zn और O बाहर, कितनी मस्त रिएक्शन है, देखो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर लगा लेना वहां पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो ऐसा होता है, ये है आपकी रिएक्टेंट सबस्ट्रेट और ये होती है ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी वाली। तो इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, बोलो, अब तो डायग्राम से याद आ गया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बी विल बी द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एसिडिक। आपने सुना होगा जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, तो ये है। फिर भी कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, जैसे Al2O3 होता है वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कुछ न्यूट्रल होते हैं जैसे CO हो गया। फिर क्या है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो अगर एडियाबेटिक कंडीशन है तो वहां पर क्या होता है, हीट सप्लाई क्या होती है आपकी, 0 होती है। ध्यान रखेंगे आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है बट हीट एक्सचेंज नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद आपका ये एक ओजोनोलिसिस है। क्या होता है ओजोनोलिसिस में, क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखते हैं। देखो ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि जो भी आपके पास एल्कीन है इस पे ओजोनोलिसिस अगर आप अप्लाई करते हैं O3Zn/H2O, तो मैंने ट्रिक ये बताई थी कि इसमें बीच में से डबल बॉन्ड गायब कर दो और दोनों साइड क्या लगा दो, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO और दूसरा CH2O। CH2O को सही से लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, HCHO। तो अब तुम या तो इसका रिवर्स कर लो या फिर जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या दिया है, पहला CH3CO CH3, CH3CO CH3, इसी को देख लो किसी में मिल रहा है तो आपको, देखो ये वाला है, C वाला है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो, हटा दिया, यहाँ लगा दो O, मिल गया CH3CO CH3, बस आ गया आंसर। तो C विल बी योर राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, चलो यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन आपने निकालने हैं यहाँ पर, उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। अगर मॉलिक्यूल आपका लीनियर है तो होता है 3n-1, किसके लिए होता है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अगर नॉन लीनियर है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3n-6, नॉन लीनियर। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे CO2 दिया है, तो CO2 आपका लीनियर होता है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होगा ना इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर होता है, 180 डिग्री बनेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं 3 इंटू n, कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने दो ऑक्सीजन एक कार्बन, तो 3 हो गया, -5 तो कितना आ गया, 9 - 5 यानी कि 4। तो 4 विल बी योर राइट आंसर। अब CO2 नहीं होता मान लो, एक बहुत कॉमन और रेलेवेंट एग्जांपल इसके साथ पेपर में दिया जा सकता है, वो है SO2। अब बच्चे क्या करेंगे, SO2 को भी ऐसे ही बना देंगे। अब तुम ऐसे बना दोगे तो क्या ही फायदा है तुम्हें हाइब्रिडेशन सिखाने का। तो तुम्हें SO2 सिखाया गया है, हाइब्रिडेशन निकालोगे तमीज से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो V शेप होता है, यानी कि ये लीनियर नहीं है। तो क्या करोगे अब, 3 इंटू एटम तो उतनी ही है, 3 है टोटल एटम, लेकिन लीनियर नहीं है, तो 3n-6, तो 9 - 6 यानी कि 3 आएगा। तो नॉन लीनियर के लिए ऐसे करना है, लीनियर के लिए ऐसे करना है। फिर ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम अगर सीमेंट में मिलाया जाता है तो क्यों मिलाया जाता है, तो इससे क्या किया जाता है कि सीमेंट की जो हार्डनेस है वो जल्दी ना आए, वो जल्दी हार्ड ना हो जाए।
तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, तो प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, सॉरी नीचे नहीं ऊपर लगेगा आंसर, तो प्रिवेंशन ऑफ रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, तो बॉन्ड एंगल NH3 का आप जानते हैं, देखो CH4 का एंगल याद रखना है आपने, कितना 109 डिग्री, फिर NH3 में एक लोन पेयर आ जाता है जिससे एंगल कम हो जाता है, और कितना हो जाता है कम होके 107 हो जाता है, और एक एंगल H2 का याद रखो कितना होता है 104, 104। सभी के हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं, sp3 होते हैं। पहला वाली का शेप होता है टेट्राहेड्रल, दूसरे का पिरामिडल, चौथे का वी शेप या फिर बेंड शेप। फिर विटामिन, दो तरह के विटामिन, विच वन ऑफ इज नॉट फैट सॉल्युबल, ठीक है, नॉट वगैरह का ध्यान रखना पेपर में, नॉट द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, A, K, D, E, अक डी, और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, B और C, एक्सेप्ट B12। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे C, तो विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की कमी से क्या हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन T लॉग की जगह ln लिख दिया जाए, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह मान लो A लिखा है और नीचे फाइनल में लिखा है A माइनस एक्स, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ऐसे ही जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था, KT इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, A0 माइनस A, तो ये भी होता है। इसकी हाफ लाइफ भी बता देता हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होती है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, और यहाँ पे अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ का मतलब जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, ये होता है R0/2K। तो ऊपर वाले में इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं जिसकी हाफ लाइफ जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो आप कहेंगे वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। मैं कहता हूं कि अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो हाफ लाइफ भी उतना ही बढ़ जाती है, अगर 2 टाइम्स बढ़ाता हूं 2 टाइम्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। एक यूनिट का फॉर्मूला याद रखो, यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी आती है यूनिट, K की सेकंड इनवर्स, जबकि जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये रट के चले जाओ अच्छे से, भूलना मत इसे। क्या बताया मैंने, जनरल फॉर्मूला ये है, K की निकालने की यूनिट जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, और ये है आपकी जीरो ऑर्डर के लिए। गलती मत करना, फिर आएंगे पेपर में फिर पछताओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl क्रिस्टल है हमारे पास, तो NaCl क्रिस्टल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि एक Na पॉजिटिव कितने Cl से सराउंडेड रहता है, ठीक है, तो वो कितने से रहता है, 6 Cl से। 6 बने, ज्यादा बन गए, 4 3 7 बन गए, ठीक है। ऐसे ही एक Cl नेगेटिव जो है वो कितने Na पॉजिटिव से सराउंडेड रहता है, 6 से। तो एक Cl को 6 टच करेंगे पॉजिटिव, ऐसे ही एक Na को 6 Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। NaCl की जो अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो FCC में रहता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू, किनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को। अगर पूछा जाए कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन नहीं होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, Zn, CD और Hg ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, बट फिर भी उन्हें वहां रखा गया है। S और P ब्लॉक को साथ में बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, F ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो मैं एक ही क्वेश्चन के साथ तुम्हें आसपास जो भी आ सकता है वो बता रहा हूँ, तो कैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें पेपर में क्वेश्चन जो है पेपर में कैसे नहीं आएंगे तुम्हारे। यहाँ पे क्या है, आपने साइज का ऑर्डर लगाना है, हैविंग द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना कम हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, Mg पे, सबसे छोटा ये है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इस पे है, तो Mg और N3 नेगेटिव।
उसके बाद ये रेंज आपने याद रखनी है। IR रीजन के लिए जो रेंज होती है वो होती है आपकी 4000 से 667 यानी कि 667। फिर नेक्स्ट, ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल के लिए आपने इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालनी चाहिए। अगर आप SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, स्ट्रक्चर नहीं भी बनाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बॉन्ड पेयर लोन पे निकाल के पता चल जाएगा। तो जब आप इसे निकालेंगे तो टेट्राहेड्रल आएगा यानी कि sp3। और BF4 1 नेगेटिव में भी यही होगा कि 4 F आपने इसके साथ लगा दिए हैं, ठीक है, और विथ 1 नेगेटिव, तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इसका IUPAC नेम लिखो जरा। चलो ट्राई करो। एक आपके पास NO2 लगा है, मैं जरा चार्ज लगा देता हूँ। एक आपके पास NO2 लगा है और दूसरा क्या लगा है, दूसरा है आपके पास OC2H5। OC2H5 को क्या बोलते हो, इथॉक्सी, और NO2 को क्या बोलते हो, नाइट्रो। तो किसको प्रेफरेंस दी जाए, दोनों में से कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसी को प्रेफरेंस देने का मतलब कोई रूल नहीं लगाना है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो तुम्हारे पास एक है इथॉक्सी और दूसरा है नाइट्रो। तो क्या पहले आता है, ई पहले आता है। तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, ठीक है, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, तो अराउंड 50 से भी ऊपर होने वाले हैं शायद ये क्वेश्चन, 51 या 52 चल रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली, कौन जल्दी से Cl हटा के OH लगाएगा। हाइड्रोलाइज का मतलब ये है। तो डी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। मैंने बताया था आपको कि लोन पेयर का नेक्स्ट कार्बोकेटाइन कैसा होता है, स्टेबल होता है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ऐसा किसी में भी नहीं है। अगर यहाँ से हटाओगे तो ये तो डबल बॉन्ड पर ही आ गया। अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे होता तो स्टेबल होता। फिर उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, नहीं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखते हो, अल्फा हाइड्रोजन देखते हो। देखो मैं याद दिला देता हूँ तुम्हें, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए होता है। जैसे एक एल्कीन तुम्हारे पास ये है, तो ये तो हो गया एल्कीन, उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, फिर 3। ऐसे ही मैंने एक और एल्कीन लिख दी, ये, तो एल्कीन वाले कार्बन तो ये हो गए, उसके नेक्स्ट अल्फा, नीचे वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो एक तो हम इससे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताते हैं, ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी बताते हैं। जैसे इस कार्बोकेटाइन के पास जो है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि हमारे पास अगर कार्बोकेटाइन ये है 1 डिग्री वाला, तो इसके पास 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। सेम चीज रेडिकल के लिए, रेडिकल में पॉजिटिव की जगह क्या लगा होगा, एक डॉट लगा होगा, लेकिन कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता सकता है। तो डी विल बी योर राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो लास्ट सजेशन मेरा यही है कि कोशिश करो कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको टॉपिक वाइज आप कवर करें, ठीक है, जिससे क्या हो, वहां पे से अगर सवाल आ रहा है तो आप लोग का पेपर में बन जाए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे तो मैंने बताई हैं आपको चीजें, फिर भी अगर आपको जानना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन से चैप्टर पहले हमें करके जाने चाहिए। ऑर्गेनिक से क्या, ऑर्गेनिक से तो देखो मिक्स है, ठीक है, तो फिर भी कुछ पॉइंट होते हैं, तो हो सकता है वो हम फिर डिस्कस कर पाए अगर आप लोगों को जरूरत हो उसकी, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए, जो एनी हाउ सवाल मिल ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, फीडबैक करना ना भूलें।